नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं हूं विवेक। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ गया में नागरिकता संशोधन कानून पर आयोजित जागरूकता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं और हम सीधे आपको लिए चलते हैं उस कार्यक्रम में। और ये नागरिकता कानून समय समय पर संशोधन भी हुआ और इस अंतिम संशोधन के लिए एक समय सीमा दी गई कि 31 दिसंबर 2014 के पहले पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई पीड़ित और प्रताड़ित थे, जिन्होंने भारत के विभाजन का विरोध किया लेकिन वे वहां से वापस आ नहीं पाए, अगर वे लोग भारत के अंदर आए हैं और निश्चित शर्तों के आधार पर आए हैं, उनको वहां पर प्रताड़ना हुआ है, उन्हें अपमानित किया गया है, उनकी संपत्तियां लूटी गई हैं, बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ हुआ है, उन्हें भारत के अंदर नागरिकता दी जाएगी। ये कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, इसलिए मोदी जी का अभिनंदन होना चाहिए था, अमित शाह जी का अभिनंदन होना चाहिए था। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग हर एक मोर्चे पर भारत को विफल करना चाहते थे, आपने देखा होगा सदियों से मुस्लिम महिलाओं का अपमान होता था 3 तलाक के नाम पर। मोदी जी ने 3 तलाक को हमेशा के लिए तलाक करवा दिया, समाप्त करवा दिया, तलाक की कुप्रथा समाप्त। लोगों को बुरा लग रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को कैसे न्याय मिल गया, क्योंकि मुस्लिम महिलाओं को न्याय मिलने का मतलब अब फतवों की दुकान बंद होना। और इसीलिए जो लोग फतवों के बल पर देश की व्यवस्था संविधान से न चले बल्कि फतवों से चले, उनको सबसे पहली अड़चन तो उनके लिए थी कि 3 तलाक की कुप्रथा को रोक क्यों लगा दी गई, क्यों कानून बना दिया गया। दूसरा, 1952 में कांग्रेस की एक कुटिलता ने देश के संविधान में धारा 370 शब्द जोड़ दिया। 370 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तभी कहा था कि 370 देश के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद का कारण बनेगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात सच साबित हुई। कोई सरकार हिम्मत नहीं कर पाई और हम अभिनंदन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी का और गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कश्मीर से धारा 370 को समाप्त कर दिया, हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। धारा 370 गई काम से। अब तो पाकिस्तान को इस बात के लाले पड़ रहे हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर कब भारत के अंदर चला जाएगा और कब फिर से पाकिस्तान का फिर से विभाजन हो जाएगा। अब वो इस बात की चिंता कर रहा है। आपने देखा होगा, नेतृत्व जैसे होता है वैसे ही देश भी होता है। याद करिए जब मुंबई पर पाक प्रस्त आतंकवादियों ने हमला किया था, तब कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, देश के अंदर से मांग हो रही थी कि पाकिस्तान पर हमला करो, तो ये लोग कहते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। कांग्रेस के और आरजेडी के लोग क्या कहते थे कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, कहीं ऐसा न हो एटम बम का इस्तेमाल कर दे। लेकिन भाइयों बहनों, आपने फरवरी में देखा होगा 2019 में, उस समय जब जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंकी घटना घटित हुई, तो भारत के जवान पाकिस्तान के अंदर जाकर के पाकिस्तान के सभी आतंकी अड्डों को समाप्त करके वापस आ गए और पाकिस्तान की भाषा ही बदल गई। आपने इमरान खान के बयान को पढ़ा होगा। तो योगी आदित्यनाथ जागरूकता कार्यक्रम के तहत पहुंचे थे गया, जो आप अभी इस वक्त सीधा प्रसारण देख पा रहे थे। और बड़ी खबर यह कि निर्भया केस में फांसी की सजा पाए 2 दोषियों को जो क्रिएटिव पिटीशन है उस पर सुप्रीम कोर्ट 5 जजों की बेंच सुनवाई हो गई है। और ये बताएं आपको कि पटियाला हाउस कोर्ट ने सभी 4 दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने का जो डेथ वारंट था वो जारी कर चुका था। हालांकि अभी तक जो सुप्रीम कोर्ट की परंपरा रही है उसमें
वेयर ऑफ अरेस्ट मामले में ही शीर्ष अदालत ने क्यूरेटिव पिटीशन में अपना फैसला पलटा है और ऐसे में दोषियों की फांसी टलना मुश्किल लग रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच कर रही है सुनवाई। कुछ ही देर में उनकी याचिकाओं पर फैसला आना संभव है। 22 जनवरी को सभी दोषियों को फांसी होनी है और ये याचिका इन चारों की तरफ से दायर की गई है। 2 दोषियों की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुशील हमारे साथ हैं, अपडेट जानते हैं। सुशील, अपडेट बताइए। सुशील, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम सुनवाई जारी है और कुछ ही देर में इस पर फैसला आना भी संभव लग रहा है। थोड़ी देर जरूर लगेगी। निर्भया केस में आखिरी सुनवाई चल रही है और इस पूरे मामले को जरा समझने की कोशिश कीजिए। वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा पा रहे हैं इस वक्त। तो क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई जारी है। कुछ ही देर में इस पर फैसला आना संभव लग रहा है। और चलिए, दिल्ली के लॉरेंस रोड पर एक फुटवेयर कंपनी में आग लग गई और अगलगी की इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। जैसे कि आशंका जताई जा रही है, आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियों को लगाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली के लॉरेंस रोड के पास एक फुटवेयर कंपनी है जिसमें आग लगी है और इस अगलगी में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 26 गाड़ियां लगातार कोशिश कर रही हैं, मशक्कत कर रही हैं ताकि इस धुएं के गुबार से निपटा जा सके। लाखों का नुकसान हो चुका है जैसी कि आशंका जताई जा रही है। और दिल्ली में एक बार फिर दिल्ली के इस इलाके में आग लगी और फुटवेयर कंपनी है जहां ये आग लगी है। हालांकि आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और खबर है हमीरपुर से, जहां पुलिस फॉलोअर की गुंडाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जहां शराब के नशे में वो सड़क पे उत्पात मचाता है, जिसका विरोध जब एक स्थानीय युवक करता है तो उसे लाठी डंडों से उसकी पिटाई कर देता है। युवक को बचाने के लिए उसके परिजन और स्थानीय लोग बीच बचाव करते हैं, तब जाकर वो युवक को बचा पाते हैं। और खबर है लखनऊ से, जहां दबंगों ने दुकान में घुसकर बुजुर्ग की पिटाई कर दी है। दबंगों की करतूत पास में ही लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और घटना 6 जनवरी की बताई जा रही है, जहां 3 दबंग बिना वजह बुजुर्ग दुकानदार को लात और घूसों से पिटाई करते हैं। वो फुटेज हम आपको दिखा पा रहे हैं जहां लखनऊ में बुजुर्ग दुकानदार की पिटाई होती है। हालांकि सीसीटीवी के जरिए इन लड़कों की पहचान की गई है और उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। और बड़ी खबर बिहार के लखीसराय से, जहां जेल में बंद कैदी के इलाज के दौरान मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया है। देखते ही देखते बवाल इतना बढ़ गया कि लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले उत्पाद विभाग की टीम ने विक्रम कुमार नाम के युवक को शराब के धंधेबाजी के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन 13 जनवरी को उसकी अचानक मौत हो गई। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लखीसराय से, जहां लोगों ने पुलिस टीम पर ही उल्टा हमला बोल दिया है। और अब बात पुलिस की गुंडागर्दी की। पटना पुलिस गाड़ियों की जांच के नाम पर गुंडागर्दी करती है। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाने जा रहे हैं वो बताने के लिए काफी हैं। पटना म्यूजियम के पास पुलिस ने एक युवक को जांच के लिए रोका और युवक से गाड़ी के कागजात मांगे। फिर पुलिसकर्मी ने युवक को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। कहीं से भी पुलिसकर्मी को यह इजाजत नहीं है
कि वो किसी को थप्पड़ मारे, लेकिन इस पुलिसकर्मी पर वर्दी का रौब जरा देखिए कि कैसे वाहन चेकिंग के नाम पर यह पुलिस वाला गुंडागर्दी कर रहा है। गाड़ी के कागजात दिखाने से पहले थप्पड़ जड़ा गया पुलिस की तरफ से और उसके बाद ये हंगामा मच गया। तो ये गुंडागर्दी आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, जहां वाहन जांच के नाम पर पुलिस की गुंडाई सामने आई है। तो इस पुलिस की गुंडाई के बाद सवाल है कि कानून के नाम पर कानून तोड़ने की इजाजत आखिरकार पुलिस को किसने दी। सवाल यह भी है कि जब जांच की जा रही थी तो जांच के दौरान गुंडागर्दी करने की इजाजत पुलिस को किसने दी। सवाल यह है कि थप्पड़बाज पुलिसकर्मी पर क्या कार्रवाई होगी। और चलिए अगली खबर, दहशत का द एंड। जी हां, जबलपुर में पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा है, ट्रैंकुलाइज कर तेंदुए को पकड़ा गया है और जीरो की फेंसिंग में यह तेंदुआ फंसा हुआ था। तो जबलपुर में इस तेंदुए को रेस्क्यू किया गया है, पकड़ा गया है। तो इस बात को लेकर लोगों में दहशत थी, ग्रामीणों में दहशत थी, एक डर का माहौल था, उससे आजादी उन्हें मिली है और आखिरकार तेंदुए को पकड़ा गया। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा है, जिससे आसपास के गांव में रहने वाले लोगों ने राहत की सांस ली है। और अगली खबर है उड़ीसा से, जहां के ढेकनाल में एक पाइपलाइन से 6 बड़े अजगरों का रेस्क्यू किया गया है। तस्वीरों को देखिए आप। इन अजगरों को स्थानीयों ने देखा, वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद वन विभाग की टीम आई और इन अजगरों को पाइपलाइन से खुदाई के बाद बाहर निकाला जा सका है। और आज की सबसे बड़ी खबर यह कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर आज दिल्ली की साकेत कोर्ट में फैसला टल गया है। अब 20 जनवरी को दोपहर के 2:30 बजे इस मामले में फैसला आएगा। कोर्ट में सभी आरोपियों की जमानती न होने के कारण आज इस मामले की सुनवाई टल गई है और साथ ही ब्रजेश ठाकुर की तरफ से कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि सीबीआई ने हलफनामे में कहा कि जिन लड़कियों ने यह बयान दिया कि शेल्टर होम में लड़कियों की हत्या की गई, वो बात बाद में झूठी निकली, जिसके आधार पर लड़कियों के बयान पर विश्वास न करने की मांग की गई है और उनके बयान को आधार न मानने की अपील की गई। और इस अर्जी पर ही साकेत कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। सीबीआई को इस पर 2 दिनों के भीतर जवाब देना होगा। और राजकोट में नागरिकता संशोधन के समर्थन में बीजेपी ने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया है, जिसका मकसद इस कानून की असलियत बताना और समर्थन मांगना था। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ कई जगहों पर हो हल्ला, हंगामा, हिंसा और आगजनी हुई। देश इससे अशांत दिखा, लेकिन इस उबाल के बीच इसके समर्थन में केंद्र सरकार ने भी रैलियां निकाली और लोगों को इस कानून की हकीकत बताई। इसी के तहत राजकोट शहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड के जरिए अभियान चलाकर सीएए के लिए समर्थन मांगा। वो घर घर जाकर नागरिकता कानून की असलियत क्या है इसे बता रहे हैं और पोस्ट कार्ड में हस्ताक्षर कराकर इसका समर्थन मांग रहे हैं। लोगों को बताया जा रहा है कि देश में रहने वाले लोगों की नागरिकता पर इससे कोई खतरा नहीं है। इसमें सीए के समर्थन में बड़ा माहौल है, करोड़ों लोग आज सीए के समर्थन में उतरे हैं। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी राजकोट यूनिट ने, महानगर ने आज पूरे राजकोट में 51,000 से ज्यादा सीए के समर्थन में पोस्ट कार्ड लिखे, हर घर संपर्क करके लोगों को समर्थन जुटा। और नरेंद्र मोदी साहब ने और अमित भाई शाह ने जो सीए का कायदा लाया है उसके समर्थन में राजकोट की जनता है। और आज हम राजकोट भाजपा की ओर से पोस्ट मास्टर जनरल राजकोट के ये सभी पोस्ट कार्ड 51,000 से ज्यादा समर्थन के पत्र हम दे रहे हैं। और इस पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जो लघुमती है उसको नागरिकता देने की बात है। वर्षों के बाद एक अच्छा काम भाजपा की केंद्र की सरकार नरेंद्र मोदी साहब और अमित भाई शाह ने किया है।
विजय भाई रूपाणी ने भी गुजरात में अच्छा काम किया, तो इस समर्थन में हम आए हैं। अभी भी नागरिकता संशोधन के खिलाफ उबाल शांत नहीं हुआ है। जगह जगह पर इसका विरोध और इसके नाम पर सियासत देखने को मिल रही है। वैसे भारी विरोध के बावजूद केंद्र सरकार ने 10 जनवरी को इस कानून को लागू कर दिया। CAA में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में सताए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं खबर दोपहर और आपके साथ मैं विवेक लगातार जारी हूं। और इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, जहां सुप्रीम कोर्ट में निर्भया के दोषियों की क्यूरेटिव याचिका पर खारिज कर दी गई है। आरोपी विनय शर्मा और मुकेश की याचिका खारिज हो गई है। 22 जनवरी को सभी दोषियों को फांसी होनी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, विनय और मुकेश की क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी गई है, फांसी तय है। सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव याचिका खारिज कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आरोपी विनय शर्मा के साथ एक और आरोपी है जो कि 22 जनवरी को सभी दोषियों को फांसी होनी थी और ऐसे में क्यूरेटिव पिटीशन दायर किया गया था। और ये क्यूरेटिव पिटीशन खारिज करने के बाद अब जो फांसी की डेट है, तारीख है, वो टल नहीं सकती, फांसी होकर रहेगी। और इधर कश्मीर में गुलमर्ग एक ऐसी जगह है जो स्वर्ग से कम नहीं है। बर्फबारी होने से यहाँ का मौसम खुशनुमा हो गया है और सैलानियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। मैंने पाई पकड़ नहीं। कश्मीर घाटी में लगातार बारिश और बर्फबारी से जिंदगी मुश्किल हो गई है, लेकिन यहीं पर बर्फ की सफेद चादर से लिपटा गुलमर्ग सैलानियों के लिए सबसे मुफीद जगह बन गया है। देश विदेश से सैलानी बर्फ से ढके इस जगह का मजा ले रहे हैं। यहाँ नेचुरल बर्फ में मजा कर रहे हैं। यहाँ कोई खतरा नहीं है, यहाँ बहुत सेफ है। गुलमर्ग में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आना चाहिए क्योंकि यहाँ का इस बर्फ का लुत्फ उठाए। गुलमर्ग में पारा 0 से -5 डिग्री के बीच में है, लेकिन सैलानियों का अंदाज इस सफेद आफत में भी जोशीला है। यहाँ पर लोग बर्फ पर स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। बाकायदा यहाँ ट्रेनिंग भी दी जाती है और इसके लिए ट्रेनर भी मौजूद हैं। स्कीइंग के लिए गुलमर्ग दुनिया का बेहतरीन स्थान माना जाता है। रात के 1 बजे से बर्फबारी हो रही है। अभी तक कम से कम 2.5 फुट बर्फ जमा हो चुकी है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक बर्फ हटाने का कोई इंतजाम नजर नहीं आया है। इंतजाम का कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा है। कुदरत ने गुलमर्ग को खूबसूरती दी है। ये जम्मू कश्मीर का प्रमुख हिल स्टेशन है। सर्दियों के मौसम में यहाँ लोग आना नहीं भूलते क्योंकि यहाँ बर्फबारी का आनंद लेना जन्नत से कम नहीं मानते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।